हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़। आज का ये जो सेशन है ये हमारी एक बिगर सीरीज का पार्ट है जिसमें हम आपको लास्ट 6 मंथ्स के थीम वाइज करंट अफेयर्स एक कंपाइल्ड वीडियो के थ्रू कवर करवा रहे हैं, जिसमें आपको डिफरेंट थीम्स पर वीडियोस मिल रही हैं, जैसे नेशनल न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़ एट्सेट्रा। उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इंटरनेशनल न्यूज़ का। ये सारे थीम्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके लिए बनाए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो डू वॉच इट टिल द लास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़। अब इंटरनेशनल न्यूज़ को अगर डिस्कस करना है तो इंटरनेशनल प्लेसेस की या कॉन्टिनेंट्स या ओशंस की समझ भी हमें होनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली विद द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम 7 कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करते हैं और 5 ओशंस को जो हमारे वर्ल्ड में हैं, ताकि आगे जाकर जब भी कोई लोकेशन आए, अगर मैं आपको उसको मैप पर शो करूं तो आप उसको एक बड़ी पिक्चर पर एनालाइज कर सकें कि वो वाली प्लेस कहाँ पर लाई करती है ग्लोबल मैप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। दिस इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका जिसे हम बोलते हैं। इसमें ही यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा जैसी कंट्रीज जो हैं सिचुएटेड हैं। सो पहला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। दूसरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, दिस वन। ब्राज़ील या अमेज़न, इनका नाम आपने सुना होगा। तो ये कंट्रीज जो हैं आपको साउथ अमेरिका, जो कि हमारा दूसरा कॉन्टिनेंट है, वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है। Third continent is Europe. This, as I'm marking here, तो आप देख सकते हैं ये है यूरोप, जो कि थर्ड कॉन्टिनेंट है ऑफ द ग्लोब। ठीक है, इसमें यूके, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्रीज जो हैं पाई जाती हैं। देन वी हैव इज द फोर्थ एंड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया। और एशिया में ही सबसे बड़ी पावर, जैसे जहां हम और आप रहते हैं, दैट इज इंडिया, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही लाई करता है एंड दिस इज व्हाट डू वी कॉल एज एशिया। ठीक है, ये सारा एशिया का ही पार्ट है। यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन दिख रही थी आपको, ये वाली। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है यूरल माउंटेन्स को, जो कि यूरोप एंड एशिया को, जो कि 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्हें सेपरेट करती है। तो आई रिपीट, ये जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है यूरल माउंटेन्स। आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं यूरल माउंटेन्स। अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं 4 कॉन्टिनेंट्स। 1 इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अब आगे बढ़ते हैं टू द 5th कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका। सो दिस इज अफ्रीका फॉर अस, और ये है 5th कॉन्टिनेंट। इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अल्जीरिया जैसी कंट्रीज का नाम आपने सुना होगा। फिर हमारे पास 6th कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। अगर बाकी किसी और कॉन्टिनेंट को हम देखें तो उसमें मल्टीपल कंट्रीज पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको कनाडा भी मिलेगा, यूएस भी मिलेगा, अलास्का भी मिल रहा है, यहाँ पर आपको ब्राज़ील भी मिल रहा है, कोलंबिया मिल रहा है, इक्वाडोर मिल रहा है, चाइल मिल रहा है। इसी तरीके से हर कॉन्टिनेंट में आपको डिफरेंट कंट्रीज मिल रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कंट्री है और एक कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, सो दिस इज द 5th कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया फॉर अस। सॉरी, नॉट 5th but 6th, राइट। Now moving on to the 7th and the last continent, and that is Antarctica. This one. It is a continent with no human habitation. यहाँ पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है बिकॉज इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत इजीली सर्वाइव कर पाना या फ्लरिश कर पाना पॉसिबल नहीं है।
सो यहाँ पर जो है कोई ह्यूमन हैबिटेशन एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। रिसर्च के लिए यस वी डू हैव आवर रिसर्च स्टेशंस देयर, ठीक है। सो ये है हमारा 7th कॉन्टिनेंट। तो आई होप ये पूरा ग्लोब, ये जो पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो है, किस तरीके से सारे कॉन्टिनेंट्स बिछे हुए हैं, ये आपको क्लियर है। एक बार आप इसे एक अपनी विजुअल मेमोरी में स्टोर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला जो ओशन हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ये एक सर्कुलर शेप ओशन है और सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट आप यहाँ देखेंगे और कुछ पार्ट आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो राउंड है। सो दीज 2 पोर्शंस विल बी जॉइंड हियर, राइट। सो पैसिफिक ओशन जो है वो यहाँ पर है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इस साइड पर, ठीक है। और यहाँ से ये ज्वाइन करता है रशिया, जापान जैसी कंट्रीज को। फिर नेक्स्ट ओशन है हमारे पास अटलांटिक ओशन। विच ओशन? अटलांटिक ओशन, ठीक है। दिस इज एन एस शेप्ड ओशन एज यू कैन सी। तो दिस इज एन एस शेप्ड ओशन, ठीक है। और ये सराउंड करता है 4 कॉन्टिनेंट से, और वो 4 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो इन 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच एस शेप्ड जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन ओशन। ये तो काफ़ी हमने सुना है और हमारा फेवरेट ओशन भी होना चाहिए, बिकॉज ये इंडिया के साथ बाउंड्री जो है शेयर करता है। सो इंडियन ओशन, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर शेप ओशन है इंडियन ओशन। सो एज यू कैन सी ट्रायंगुलर कैसे, इफ आई चेंज द कलर आई विल शो यू। सी यहाँ से यू कैन सी ये यहाँ तक इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ओशन हेयर, राइट। सो दिस वॉज third ocean for us, Pacific, Atlantic and Indian Ocean. Then one more ocean which we have is this Southern Ocean or Antarctic Ocean. Southern Ocean और Antarctic Ocean जो कि हमारा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे का एरिया जो है लाई करता है, ठीक है। ये ऑब्वियसली बहुत कोल्ड होगा बिकॉज यहाँ पर सनरेज जो है डायरेक्टली नहीं आती। एंड देन वी हैव द 5th ओशियन दैट इज आर्कटिक ओशियन। हियर इट लाइज आर्कटिक ओशन, ठीक है। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ही आर्कटिक ओशन जो है वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट करती जा रही है और न्यू ट्रेड रूट्स जो है बन रहे हैं। इसलिए जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन बनता जा रहा है आर्कटिक ओशन वाला रीजन। सो आप भी अपनी तैयारी में आर्कटिक ओशन पर होने वाली हैपनिंग्स को ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर अपना फोकस रखिएगा। So I hope the 7 continents and 5 oceans are clear to you. अब इसको आप अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिए and this is how our world look like. चलिए अगर अब हमने वर्ल्ड तो डिस्कस कर लिया, अब इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है और वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है एज वी मूव बियॉन्ड टू सम इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सबसे पहली नेबरिंग कंट्री है हमारे साथ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हम बहुत लंबी जो है लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, दिस वन। सो ये बाउंड्री हम शेयर करते हैं विद पाकिस्तान विच इज आवर नेबर। देन वी हैव इज अफगानिस्तान एज आवर नेबर, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले रीजन से टच करता है हमें अफगानिस्तान, राइट। सो अफगानिस्तान इज आवर सेकेंड नेबर। देन वी हैव इज नेपाल। नेपाल भी काफ़ी लंबी बाउंड्री जो है इंडिया के साथ शेयर करता है, राइट। सो नेपाल इज ऑल्सो वन ऑफ आवर नेबर्स। देन अनदर नेबर इज चाइना, जो कि शेयर करता है अपनी बाउंड्री इस रीजन में हमारे साथ डायरेक्टली, राइट, और इस रीजन में हमारे साथ, राइट। सो दिस इज चाइना फॉर अस, जो कि हमारे साथ जो है काफ़ी लंबी बाउंड्री जो है शेयर कर रहा है। देन अनदर कंट्री वी हैव इज बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 में इस कंट्री का जन्म हुआ है, ठीक है। और बांग्लादेश ही वो एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री जो है शेयर करता है, ठीक है। फिर एक और नेबर है हमारा भूटान,
जिसे हम बोलते हैं भूटान, ठीक है। ये हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्क्वीज हुआ है लाइक अ सैंडविच। सो भूटान वी हैव इज हेयर। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है पाकिस्तान की लोकेशन, अफगानिस्तान की, चाइना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। एक और नेबर है हमारा, दैट इज दिस म्यांमार, जिसे हम बोलते हैं म्यांमार, ठीक है। म्यांमार भी हमारा एक नेबर है। म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था रंगून। रंगून, ये वही रंगून जगह है जहां पर 1857 के रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर टू को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उन्हें यहाँ पर यहाँ की जगह पर, यहाँ की जेल में रखा गया था। रंगून इसका पुराना नाम था। और इसके साथ ही हमारा एक दो इम्पॉर्टेंट और है नेबरिंग स्टेट्स जो रह गई हैं, दैट इज श्रीलंका, जो कि बिल्कुल ही हमारे यहाँ पर पाक स्ट्रेट से जो है हमसे सेपरेटेड है थ्रू पाक स्ट्रेट, ठीक है। और एक और हम नेबरिंग कंट्री मानते हैं, दैट इज मालदीव्स। मालदीव्स भी हमारा एक नेबर है जो कि एक आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो मालदीव्स भी हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड वेयर एंड हाउ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर प्लेस्ड। तो आप देख सकते हैं हम कितनी ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज से जो है सराउंडेड हैं इन द साउथ एशियन रीजन। सो दिस इज इंडिया एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स फॉर अस। अब क्योंकि आपको वर्ल्ड मैप एंड इंडिया का मैप क्लियर हो गया है, थोड़ा सा आइडिया हो गया है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ आइटम की ओर। सबसे पहली न्यूज़ आइटम इज ऑन योर स्क्रीन। आप देख सकते हैं द न्यूज़ इज अबाउट द पेरिस ओलंपिक्स। सो a very simple and straightforward question, that where were the Olympics of 2024 were held? So your answer will be Paris. Paris कहाँ पर है, आइए देखते हैं। This is where Paris is located. पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है और फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है। अभी हम पढ़ के आए थे जब हमने कॉन्टिनेंट्स डिस्कस किए थे। यस, दिस इज वेयर यूरोप इज, दिस इज यूरोप, राइट। और इस यूरोप में ही हमारे पास एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस, और उस फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहां पर इस बार ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। तो चलिए थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग पेरिस ओलंपिक्स। तो दिस टाइम द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस पेरिस ओलंपिक्स वर हेल्ड एट स्टेड डे फ्रांस, जो कि नेशनल स्टेडियम है फ्रांस का इन पेरिस, ठीक है। और जो हमारे फ्लैग बेरर्स थे उनके नाम भी आप जरूर याद रखिएगा, वो थे PR श्रीजेश जी एंड मनु भाकर जी। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स थी उन्होंने अपनी बैटन, या फिर आप कह लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स होंगी अब से 4 साल बाद, उसे कौन होस्ट करेगा, तो वो है लॉस एंजल्स, क्योंकि उनको जो है ओलंपिक फ्लैग जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि लॉस एंजल्स जो है ऑर्गेनाइज करवाएगा 2028 के ओलंपिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 2 कंट्रीज पढ़ी, वन वॉज फ्रांस, obviously the capital Paris, and then we discussed about Los Angeles, जो कि 2028 के ओलंपिक्स जो हैं ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ आइटम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज़, विच इज द जॉर्डन फर्स्ट टू गेट रिड ऑफ लेप्रेसी। तो जॉर्डन जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जहाँ पर लेप्रेसी जो है ख़त्म हो चुकी है। लेप्रेसी में आपको बता दूं एक स्किन की डिजीज होती है, ठीक है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसे हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज। तो योर आंसर वुड बी दिस लेप्रेसी, ठीक है, क्योंकि अब रिसेंटली न्यूज़ में भी थी तो ये प्रॉबेबल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये कॉज होती है बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है। सो लेप्रेसी इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉर्डन की, जो कि फर्स्ट कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जिसने लेप्रेसी को खत्म कर दिया है। तो अब इसकी लोकेशन जानना तो बनता है। सो दिस इज वेयर जॉर्डन इज लोकेटेड। ये देख सकते हैं आप जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये दिस कंट्री, दिस प्लेस इज known as Jordan.
ये बिल्कुल ही आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर एशिया के साथ लगती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मेडिटेरेनियन सी के पास है, यहाँ से रेड सी के पास है। सो दिस इज वेयर डू वी हैव जॉर्डन। जॉर्डन से रिलेटेड एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देखा गया है, वो ये है कि जॉर्डन जो है वो एक लैंड बाउंडेड कंट्री है या नहीं, या ऐसे क्वेश्चन बनता है दैट जॉर्डन जो है डायरेक्टली ओपन्स टू मेडिटेरेनियन सी। तो अब आप मैप को देखकर बता सकते हैं कि जॉर्डन डज नॉट ओपन टू मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि ये एक लैंड बॉर्डर्ड कंट्री है, ठीक है, लैंड बाउंड कंट्री है, इसको कहीं से भी डायरेक्टली पानी का एक्सेस नहीं लग रहा। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि जॉर्डन ओपन्स डायरेक्टली इनटू मेडिटेरेनियन सी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, बिकॉज ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अस, ठीक है। इस पॉइंट को आप जो है ध्यान में रखेंगे कि जॉर्डन जो है वो एक लैंड बाउंडेड कंट्री है, वो डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होती। और साथ में एक और फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो जॉर्डन है उसमें अब लेप्रेसी नहीं है। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, दैट इज रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ जुलाई 6 एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे मनाया जाएगा अब से जुलाई 6 को, क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसा प्रपोजल दिया था यूनाइटेड नेशंस को, जो कि प्रपोजल जो है अब एक्सेप्ट हो चुका है। सो आपके लिए की पॉइंट बस इतना सा है कि जुलाई 6 जो है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। और इसको, इस रेजोल्यूशन को पास मतलब प्रपोज किस कंट्री ने किया था? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। साथ में ही जुलाई 6 को ही इन पर्टिकुलरली क्यों चूज किया गया है? क्योंकि इस दिन ही सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसे हम सिरडैप बोलते हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हमने जुलाई 6 को एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे मनाने का जो रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है बाय यूएन असेंबली। अब देखते हैं बांग्लादेश, हम ऑलरेडी देख के आए हुए हैं। ये जैसे इंडिया है तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसके साथ हम मैक्सिमम लैंड बाउंड्री जो है शेयर करते हैं, ठीक है। लैंड बाउंड्री जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं विद बांग्लादेश, राइट। इट इज ऑल्सो वन एडिशनल पॉइंट जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिलेटेड टू अल्जीरिया। रिसेंटली अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक मल्टीलेटरल ग्रुप है जो ब्रिक्स की कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। ब्रिक्स की कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया है जो कि उनकी हेल्प करता है इफ दे वांट सम काइंड ऑफ सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, या फिर किसी डिजीज को कोई फाइट करना है। तो अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है या किसी और काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो हम न्यू डेवलपमेंट बैंक से पैसे ले सकते हैं। एंड ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है? तो आपका आंसर होगा ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स के मेंबर्स ने मिलकर जो है इन्हें बनाया है। पर क्या इसमें ब्रिक्स के मेंबर्स को ही फायदा है? कोई और कंट्री से ज्वाइन नहीं कर सकती? तो आपका आंसर होगा नो, इट मीन्स यस, और कोई कंट्रीज जो हैं इन्हें ज्वाइन ज़रूर कर सकती हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे, सबसे पहले अल्जीरिया का एग्जाम्पल। अल्जीरिया जो है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, बट अल्जीरिया इज रिसेंटली ज्वाइंड एनडीबी। और अल्जीरिया की जो खास बात है वो ये है कि वो लीडिंग एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो अल्जीरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो भी अल्जीरिया ही है, जिसे अभी हम 2 मिनट में मैप पर देखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनडीबी की, जिसे बनाया गया था 2015 में, ताकि मोबिलाइज किए जा सके रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। और इसमें अल्जीरिया ही अकेला मेंबर नहीं है, इसमें और भी मेंबर्स जुड़े हैं जो कि ब्रिक्स के पार्ट नहीं है, जैसे बांग्लादेश, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स,
एंड बांग्लादेश एंड इजिप्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं पार्ट बनती रही हैं एनडीबी का। और लेटेस्ट एडिशन हम पढ़ेंगे तो लेटेस्ट एडिशन है अल्जीरिया की। ठीक है, तो अल्जीरिया अब हम देखते हैं मैप पर, ये है अल्जीरिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। तो जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के टॉप पर, ठीक है, राइट साइड पर वी हैव इज अल्जीरिया, राइट। तो दिस इज अल्जीरियाज लोकेशन, जो कि अब रिसेंटली मेंबर बनी है किसकी, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, एनडीबी की। चलिए नेक्स्ट इज द एससीओ समिट इन इस्लामाबाद। अगेन एक और समिट की यहाँ बात हो रही है और एक नई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जो कि है एससीओ समिट। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और एससीओ का जो समिट है इस बार इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसको अटेंड किया था हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर ने। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट एससीओ। एससीओ को आप ऐसे समझिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ कंट्रीज इसका पार्ट है। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूं तो ये वाली, रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। तो ये 10 मेंबर्स हैं किसके, एससीओ के। अब इनका मेन एजेंडा है टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो इस रीजन में और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमने बनाया है एससीओ। फिर टेररिज्म को फाइट करने के लिए एससीओ में भी जगह है, जैसे एससीओ रैट्स एक इसका यूनिट है जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो है काम करता है। इस तरीके से हमारे पास है एससीओ जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस, सिक्योरिटी इन इश्यूज की जो है बात करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में। ठीक है, और इसमें आप गौर फरमाइए कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रशिया बहुत बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं इसका पार्ट है। ठीक है, तो अब हम इनको मैप पर देखते हैं। दिस इज द मैप ऑफ एससीओ, जिसमें एससीओ के सारे मेंबर्स हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रशिया, देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्री है ईरान, ये रिसेंटली ऐड हुए थे इसलिए मैप पर पहले नहीं है ये। दिस इज 5th कंट्री, दिस इज 6th फॉर अस। देन दिस इज बेलारूस, ये भी रिसेंटली ऐड हुए थे। दिस इज 7th कंट्री फॉर अस। देन पाकिस्तान 8th, इंडिया 9th एंड 10th कंट्रीज चाइना, राइट। सो ये है 10 कंट्रीज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही हमने कवर कर लिया है एससीओ को और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम, न्यूज आइटम्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम विच इज अबाउट यूके रिटर्निंग चेगोस आइलैंड्स टू मॉरिशस, राइट। यूके जैसे कि हमें पता है कि एक कॉलोनियल पावर था, इंडिया भी यूनाइटेड किंगडम की जो है एक समय पर कॉलोनी रह चुका है। तो उसी तरीके से चेगोस आइलैंड जो है वो भी यूके की कॉलोनी था जिसपे ब्रिटेन राज करता था। पर अब उन्होंने क्या किया है, इस चेगोस आइलैंड को जो है मॉरिशस को दे दिया है कि अब उस पर जो सोवरेनिटी है वो मॉरिशस की होगी। ठीक है, पर इस डील के साथ ही एक छोटी सी कंडीशन रखी गई है कि एक और जगह है उसी आइलैंड पर, एक और जगह है डिएगो गार्सिया, आप पढ़ सकते हैं डिएगो गार्सिया, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए का जो है मिलिट्री बेस है। बोला गया है कि 99 ईयर्स तक जो है वो मिलिट्री बेस ऐसे ही काम करता रहेगा। मॉरिशस को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज अबाउट दैट यूके हैज डिक्लेयर्ड टू सीड सोवरेनिटी ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चेगोस आइलैंड्स। तो किस कंट्री को दिया है, टू मॉरिशस। ठीक है, यूके को काफ़ी देर से कंट्रोल करता था चेगोस आइलैंड को। तो इसके साथ ही अब क्या हुआ है कि डिएगो गार्सिया जो है वो ऑपरेट करता रहेगा, मिलिट्री बेस जो है एक, लेकिन जो उसकी सोवरेनिटी है चेगोस आइलैंड की वो अब मॉरिशस के पास है। अगर हम देखें इसको मैप पर तो ये हमारे पास है चेगोस आइलैंड्स, ठीक है, और ये है हमारे पास मॉरिशस।
अब चेगोस आइलैंड भी मॉरिशस का पार्ट जो है बन चुके हैं। यहीं पर हमारे पास था डिएगो गार्सिया, जो कि मिलिट्री बेस है यूएसए का, मिलिट्री बेस ऑफ यूएसए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी जिसमें हमने चेगोस डिस्प्यूट को जो है अच्छे से रीड कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी न्यूज़ आइटम की ओर, जो है रिगार्डिंग दिस समिट्स। फर्स्ट समिट इज द COP29 ऑफ UNFCCC। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी रिगार्डिंग द अर्थ समिट ऑफ 1992 और उससे कैसे 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ और अब उनके समिट्स जो हैं कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है, इन पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो थोड़ी सी ब्रीफ बैकग्राउंड आपको दूंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1992 में इफ आई गेट द स्क्रीन हियर, 1992 में एक समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो कि एक जगह है कहाँ की, ब्राज़ील की। ये ब्राज़ील की एक जगह है। यहाँ पर 1992 में अर्थ समिट हुआ था। इस समिट में अर्थ समिट हुआ था। इस समिट में हमने क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, उसकी जो स्पीड है उसे कैसे स्लो किया जा सकता है, उसे कैसे बचा जा सकता है, इस चीज़ को, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 3 ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की थी। एक है UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है CCD और तीसरी है CBD। ठीक है, CCD का मतलब है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी सूखा पड़ने को हमें जो है रोकना है, डेजर्टिफिकेशन। एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये है हमारे पास UNFCCC, CCD, CBD। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके जो है इवेंट्स होते हैं जिसमें इनके जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो हर साल बैठती हैं और डिस्कस करती हैं। तो उसकी ही मीटिंग इस बार जो है, जो इनका COP29 था, इसकी मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पर UNFCCC की। उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बाकू, अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में एक जगह है जहाँ पर UNFCCC की जो मीटिंग जो है इस बार ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। और रिजल्ट क्या, यहाँ वहाँ पर मुद्दा क्या सामने आया या क्या जो डिसीजन लिया गया, तो डिसीजन था बाकू फाइनेंस गोल, जिसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं क्लाइमेट फाइनेंस दिए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को बाय 2035। ठीक है, और अगले साल कहाँ पर होगी ये UNFCCC की COP, एट ब्राज़ील, बेलम इन ब्राज़ील। ठीक है, 2025 में। बाकी ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एक और COP की ओर, जो कि है COP ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी ये किसकी है, CBD की COP के बारे में बात हो रही है। आपको बार बार एक क्वेश्चन आ रहा होगा, COP क्या होता है? सो COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें बहुत मेंबर कंट्रीज जो कि पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की, वो बैठती हैं और इस मुद्दे को डिस्कस करती हैं। सो COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, चलिए, और अगर मैं बात करूं CBD की COP की, तो ये ऑर्गेनाइज हुई थी कैली, कोलंबिया में। और इसमें रिजल्ट लिया गया है कि एक न्यू परमानेंट बॉडी बनाई जाएगी जो इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए जो है काम करेगी। ठीक है, सो ये है CBD की मीटिंग जो हुई है कैली, कोलंबिया में। UNFCCC की मीटिंग हुई थी कहाँ पर, बाकू, अजरबैजान में। और थर्ड आ गया हमारे पास
CCD की मीटिंग जो कि करवाई गई है रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, इस बार का जो थीम था वो था आवर लैंड आवर फ्यूचर, राइट। और की आउटकम्स की बात की जाए तो जिसमें बात की गई है कि $12 बिलियन जो हैं दिए जाएंगे फॉर ड्रॉट कॉम्बैटिंग इनिशिएटिव्स, राइट। अब एक एक कर कर इन सभी कंट्रीज को जो अभी हमने डिस्कस की उनको वर्ल्ड मैप पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की हमने UNFCCC की मीटिंग की जो हुई थी बाकू अजरबैजान में। और तो बाकू और अजरबैजान आपको यहाँ दिखेंगे, कैस्पियन सी के बिल्कुल पास। यहाँ पर हुई है UNFCCC की मीटिंग। फिर बात की थी हमने कैली कोलंबिया की, तो ये है कोलंबिया, तो यहाँ पर है हमारे पास कैली कोलंबिया, जहाँ पर हुई है UNCBD की मीटिंग। फिर हमने बात की है सऊदी अरेबिया रियाद की, तो ये है हमारे पास सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पर हमारे पास वो रियाद है जहाँ पर हमने की है CCD की मीटिंग। राइट, सो आई होप ये आपको सारा पिक्चर जो है क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की ओर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं द G20 समिट। G20 समिट इस बार यानी 2024 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था एट ब्राज़ील विद द थीम बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। सो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट इस बार का थीम था और वेन्यू था ब्राज़ील। लास्ट ईयर ये इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी 2023 में। ठीक है, और थीम था वसुधैव कुटुंबकम एंड वन लाइफ वन फैमिली, राइट। सो ये थीम था, इस बार ये थीम था। अब अगली बार कहाँ होगी ये वाली मीटिंग G20 की? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका में। इसके साथ ही इस बार की इंपॉर्टेंट आउटकम इस मीटिंग का था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। एक इनिशिएटिव शुरू किया गया जो कि हंगर और पॉवर्टी को खत्म करने की और इनिशिएटिव्स लेंगे। सो दिस इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं रियो डी, ये जगह जहाँ पर ये G20 समिट इस बार हुआ, ये जगह है रियो डी जनेरू, जो कि कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू G20। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी कब थी? 1999 में। इसमें मेंबर्स 19 है जो कि कंट्रीज हैं। 2 एडिशनल मेंबर्स कौन से हैं? जो कि यूनियंस हैं, यानी ग्रुप ऑफ कंट्रीज। वन इज यूरोपियन यूनियन एंड अदर इज अफ्रीकन यूनियन। ये रिप्रेजेंट करती है 85% ऑफ ग्लोबल GDP को एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को एंड अबाउट 2/3 यानी 66% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को। लास्ट ईयर की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, प्रेजेंट ईयर की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास है और अगले साल जो है प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास होगी। और थीम मैं आपको बता चुकी हूँ, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, सो दिस इज G20 फॉर यू। नेक्स्ट न्यूज आइटम इज अबाउट शेंगेन जोन एरिया। अब ये क्या होता है? तो शेंगेन जोन एरिया बेसिकली एक बॉर्डर फ्री जोन है जो कि यूरोप में लाई करता है। यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उन कंट्रीज में अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर वो शेंगेन जोन का पार्ट है, तो आपको किसी तरीके की वीज़ा एंड ऑल इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक बॉर्डर फ्री रीजन जो है माना जाता है। और रिसेंटली इस जोन को जो है ज्वाइन किया है रोमानिया एंड बुल्गारिया ने। अगर आपको क्वेश्चन बन जाए कि इज रोमानिया एंड बुल्गारिया अ पार्ट ऑफ शेंगेन जोन, तो यस, दे आर पार्ट ऑफ शेंगेन जोन एरिया। और शेंगेन जोन एरिया कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यूरोप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यूरोप का एरिया है जो कॉन्टिनेंट अभी हम डिस्कस करके आए हैं। ये सारा ग्रीन में जो आपको दिख रहा है, दिस इज दिस शेंगेन जोन, राइट, शेंगेन जोन एरिया। नेक्स्ट,
The news is regarding the taking away of MFN status by Switzerland. स्विट्जरलैंड ने इंडिया का MFN स्टेटस, जिसका मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है, इसका जो टाइटल इंडिया को दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड हैज सस्पेंडेड द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन इट्स टैक्स एग्रीमेंट्स विद इंडिया। ठीक है, अब ये MFN का स्टेटस है क्या, कौन देता है, आइए थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं। MFN का जो स्टेटस है ये WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि हम किसी कंट्री के साथ जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मान लीजिए इंडिया जो है वो ट्रेड करता है विद ऑस्ट्रेलिया, विद USA एंड विद स्विट्जरलैंड, और ये तीनों ही अगर हमारे MFN स्टेटस को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए इंडिया ने इन तीनों को ही MFN स्टेटस दिया है, तो अगर इंडिया इन पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, अगर मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कि आप पर 10% ड्यूटी लगेगी, तो US और स्विट्जरलैंड से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भी हमें 10% जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगानी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन्हें लगाएं 10%, इन्हें लगाएं 20% और इन्हें लगाएं 30%। नो, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपनी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के साथ, तो इसलिए जो है हमें अगर इसको 10% पे देंगे तो इनको भी 10% पर ही इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी। वहीं अगर कोई कंट्री हमारे MFN स्टेटस में नहीं है, मान लीजिए चाइना, तो हम उन पर 30% ड्यूटी भी लगा सकते हैं, 60% ड्यूटी भी लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, उन्होंने हमें यानी इंडिया को अपने MFN स्टेटस से निकाल दिया है, जो कि हमारे लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था और स्विट्जरलैंड एज अ प्लेस आपको मुझे बतानी थी। अगेन स्विट्जरलैंड जो है, फ्रांस हम अभी देखकर आए, उसके बिल्कुल साथ उसकी नेबरिंग कंट्री है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अगेन ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में। नेक्स्ट न्यूज आइटम इज अबाउट एन एडिशन ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और वो कंट्री है मोल्डोवा। मोल्डोवा ने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ठीक है, अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, बेसिकली ये ग्रुपिंग है उन कंट्रीज की जो प्रमोट करना चाहती हैं यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, प्राउड की बात ये है कि इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था इंडिया ने विद फ्रांस इन 2015। ठीक है, और अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा यानी हमारे इंडिया में ही है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हमने शुरू किया है और इसमें आकर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जुड़ भी रही हैं, जैसे कि मोल्दोवा। ठीक है, अगर अब मोल्दोवा को लोकेशन वाइज देखें तो यहाँ पर है हमारे पास मोल्दोवा। अगेन मोल्दोवा भी यूरोप वाले रीजन में लाई करती है, सो अगेन ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, मोल्दोवा भी हमने डिस्कस किया, रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्रीज। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी लोकेशंस डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विद अ स्मॉल एंड अ क्विक रिकैप। जो भी आज हमने पढ़ा उसमें हमने काफ़ी लोकेशंस डिस्कस की, उनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशंस डिस्कस की। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। आप एक क्विक रिफ्रेश करते हैं अपनी मेमोरी को विद दिस सिंपल क्वेश्चंस जो आप अपने मन में दोहराइए। ठीक है, न्यू एंट्री टू न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आंसर इज अल्जीरिया। ठीक है, एंड NDBS न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स कंट्री का एक ग्रुप है। फिर लेप्रेसी फ्री कंट्री कौन सी है, अभी रिसेंटली हमने उसको डिस्कस किया है। द आंसर इज जॉर्डन। आप साथ साथ में ही इनकी लोकेशंस भी अपने दिमाग में रिवाइज करते जाइए ताकि आपकी बेटर रिवीजन हो जाए। देन ओलंपिक्स 2024 का वेन्यू क्या था? द आंसर इज पेरिस। आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि 2028 का वेन्यू क्या होने वाला है। ठीक है, चेगोस आइलैंड्स जो हैं किसकी टेरिटरी है? पहले किसकी थी? यूके की, पर अब किसकी है? मॉरिशस की, बिकॉज नाउ इट
हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू मॉरिशियस बाय यूके। ठीक है, और G20 के हेडक्वार्टर्स अगर आप मुझे बताना चाहें तो क्या G20 के हेडक्वार्टर्स इंडिया में हैं या फिर चाइना में हैं या यूएसए में हैं या जापान में है, कहाँ है? ये आपके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि G20 के पास अपना कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नहीं है। ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। सो G20 के पास कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखिएगा। अब आप मुझे बताइए CBD की फुल फॉर्म और CBD का इस बार का जो वेन्यू है वो क्या था? तो वेन्यू था इस बार कैली, जो कि कोलंबिया में है। UNFCCC का जो वेन्यू है वो था बाकू, जो कि अजरबैजान में है, और CCD का जो है वो था रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया में है। ये हमने मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझा था। आई होप कि आपको सारी लोकेशंस भी साथ साथ में रिमाइंड हो रही होंगी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू एंट्री इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो आई होप आपने सही आंसर दिया है, दैट इज मोल्दोवा। मोल्दोवा एक यूरोपियन कंट्री है जो कि रिसेंटली ISA में ऐड की गई है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, जिसमें हम कंपाइल्ड वीडियोस लेके आ रहे हैं डिफरेंट थीम्स पर, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर फाइंड किए हैं। एंड आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फॉर मोर सच अपडेट्स कीप फॉलोइंग ज्ञानम अमृतसर। Thank you. Have a nice day ahead.